नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्टोक्स थ्योरम का किया। लंबे क्वेश्चन थे, बड़े थे, लेकिन काफ़ी छोटी छोटी बातें थी जो आपको सीखने को मिली कि अगर गोला होता है तो गोले के किसी बिंदु पर अभिलंब कैसा होता है, ठीक है, और समाकलन कैसे करते हैं। ये सब काफ़ी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी उनके बारे में आपको पता लगा। लंबे थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी जानकारी, क्योंकि बड़ा सवाल कोई बड़ा ऐसे तो बनता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के तो बनता होगा। तो हर छोटी छोटी चीज़ जो है अपने आप में एक सवाल है। हर छोटी चीज़ अपने आप में एक सवाल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई गोला है, उसका पृष्ठ पर एक अल्पांश देना हो तो ds कितना होगा, तो वो भी हमने निकाला, ठीक है। उस पर अभिलंब क्या होगा, अभिलंब हमने निकाला। तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं वो सब अपने आप में एक सवाल है। ये कोई ऐसा अगर 50 लाइन है तो 50 सवाल है वो अपने आप में, ठीक है ना। तो उसे आप एज एक सवाल देख रहे हैं तो एक सवाल देख लीजिए, उसे हर तरीके से हर अलग अलग एंगल में देख सकते हैं। अगर आप बीएससी के हिसाब से देख रहे हैं तो आपके लिए वो एक क्वेश्चन है। कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं तो वो आपके लिए 30-40 क्वेश्चनों के बराबर है। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, हर लाइन एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि देखिए वो सब जगह है, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई कंपटीशन में होगा तो वहाँ जाके तो कुछ और ही आता होगा। कंपटीशन में भी यही आता है। आप किसी भी कंपटीशन को अगर फेस कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में है, तो वहाँ क्या होता है, स्टॉक पर में तो स्टॉक पर में ही है। वो ये देख के थोड़ी आती है अच्छा ये कंपटीशन के स्टॉक पर में है, यहाँ स्टॉक अपना रूप बदल लेगा। और बीएससी में तो वहाँ स्टॉक पर में कुछ और आएगी, एमएससी में तो स्टॉक पर में कुछ और आएगी, वो तो वही रहेगी स्टॉक पर में। तो होता क्या होगा, बस वही होता होगा कि वही एक जो बड़ा क्वेश्चन है जिसे डिस्क्रिप्शन में पूछा जाता है। जब आप बीएससी में होते हैं तो डिस्क्रिप्टिव होता है कि भाई पूरा लिखिए, और जब कंपटीशन में होते हैं तो उसमें से छोटी छोटी बातें हैं बस वो पूछ लेते हैं। इतना फर्क होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है बस आपसे 4 ऑप्शनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बीएससी में हैं आप, ग्रेजुएशन लेवल में है, तो आपसे पूछा जाएगा भाई पूरा का पूरा लिख के बताइए। समझ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, तो हमसे पूछा है कि किसी पृष्ठ एस के ऊपर डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप ds ज्ञात करिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे। किसके लिए ज्ञात करना है, वो फलन, सदिश फलन f वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, और जो पृष्ठ दिया गया है s, उसकी बात कर लेते हैं। पृष्ठ है ये जो आकृति है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस जेड प्लस ए जेड बराबर 0। ये जो भी आकृति है, जो भी आकृति बने, ये आकृति एक्चुअली परवलय की आकृति है। ये परवलय बनेगा एक। अब आप कहेंगे परवलय ऐसा होता है, हाँ जी बिल्कुल, परवलयज होता है ये, परवलयज। ठीक है, वो आपको बताऊंगा आगे। इस परवलयज का वह भाग जो z बराबर 0 तल से ऊपर है। इस बार देखिए, इस बार आपका गोला नहीं है, और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे हमें सिद्ध नहीं करना है, तो हमारा भी काम हो गया, हमें परेशानी नहीं है। ये आकृति कुछ ऐसी होगी, आकृति होगी कुछ ऐसे शेप में होगी, लेकिन हमें इस शेप की कोई मतलब भी नहीं है। हमें ये जो z बराबर एक्स वाई तल है, z बराबर 0 का मतलब एक्स वाई तल, जो एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल जो है उस पर z का मान 0 होगा। जब z का मान 0 होगा तो हमें ये जो आकृति मिलेगी, ये वृत्त की आकृति मिलेगी। देख लीजिए आप, जैसे आप इसमें z बराबर 0 रखेंगे, पुट करेंगे, आपकी समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax z0 के बराबर 0। मैं दोनों तरफ a स्क्वायर जोड़ दूं, दोनों तरफ a स्क्वायर जोड़ने पर क्या होगा, इससे 1 मिनट वेट करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर को मिलाकर ये बन गया आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये वृत्त है जिसका केंद्र a0 पर है। ये वृत्त है जिसका केंद्र a0 पर है और त्रिज्या a है, तो a त्रिज्या का वृत्त बन गया, हो गया। अब मुझे दिक्कत, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो चाहिए वो एक निर्देशांक चाहिए, क्योंकि मुझे आगे समाकलन करने पड़ते हैं, तो मुझे निर्देशांक चाहिए। तो ये जो होता है, याद होगा आपको, हमने x बराबर कॉस थीटा और y बराबर साइन थीटा माना था ना, तो यहाँ पे भी हम वो मानेंगे, सेम चीज़ें मानेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें यहाँ पे कि जो भी हम मानेंगे वो संतुष्ट भी करना चाहिए। तो x माइनस ए, ध्यान दीजिए, x माइनस ए बराबर मैं मानूंगा a कॉस फाई के रूप में रखूँगा, क्योंकि नीचे वाला जो कोण था उसको मैंने फाई कहा था, ऊपर वाले को थीटा कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में, वही नाम मैं यहाँ रख रहा हूँ। y माइनस 0
बराबर ए साइन फाई। पहले मैं आपको एक बार कंफर्मेशन करवा देता हूँ कि ये क्यों रख रहा हूँ, सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए x माइनस ए की जगह ए कॉस फाई रखिए, y माइनस 0 की जगह ए साइन फाई रखिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक ए स्क्वायर आ गया। सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मैं जो रख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। इससे आपका x बराबर आ जाएगा a प्लस ए कॉस फाई, y बराबर ए साइन फाई। अब ये मेरे रखने के काम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा ये हमारी जो पिंक वाली है ये हमारी बाउंड्री सी कहलाएगी, और ये पूरा सरफेस होगा ये s, जी तो इसका पृष्ठ है s। लेकिन हमें तो s पे नहीं करना, क्योंकि s पे तो पूछा गया है, और हम s पे तो नहीं करेंगे क्योंकि हम तो स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। स्टोक्स थ्योरम के अनुसार ये जो पृष्ठीय समाकलन है वो रेखीय समाकलन में बदल सकता है, मतलब ये बराबर होगा रेखा समाकलन के। गॉस थ्योरम के अनुसार यही समाकलन बराबर होता है रेखा समाकलन के। और रेखा समाकलन करना, हमने कहा है कि सारे समाकलन में रेखा समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन में सबसे मुश्किल होता है पृष्ठीय समाकलन, क्योंकि पृष्ठ बड़ा होता है, और जो रेखीय समाकलन है वो से बाउंड्री पे होता है। जैसे कटोरी है, उसका जो मुहाना है वो है सी, और उसका जो पूरी कटोरी है ऊपर वाली वो है एस, और उसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो है वी। तो वी पे और आर पे दोनों पे ही सबसे आसान होता है वी पे इंटीग्रेशन करना, दूसरा होता है आर पे, और सबसे मुश्किल होता है एस पे। तो इसलिए मैं एस से बचने की ही कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई आ गया, यहाँ तक काम हो गया, क्लियर है। एफ आपके पास पड़ा ही है, डी आर आपको चाहिए, डॉट गुणा करिए, समाकलन पूरा कर दीजिए। चलिए, एफ डॉट डी आर का मतलब डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के, डॉट गुणा होगी, डॉट गुणा होगी तो आपका एफ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। हो गया। अब अपना मान रख लीजिए, आप ये मान रहे आपके, ये रहा x, ये रहा y, यहाँ से dx निकाल लीजिए। dx बराबर हो जाएगा a का 0, a बाहर cos फाई का माइनस साइन फाई, तो ये हो गया a माइनस a साइन फाई डी फाई, ये हो गया dy बराबर a cos फाई। z आपका 0 है, याद रखिएगा, z 0 है तो dz की वैल्यू 0। तो ये मान अब आप रख दीजिए, कुछ तो कम होगा, ऑब्वियसली बात है काफ़ी कम होगा। एक तो ये पूरा ही पूरा 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ z है वो 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0 ये 0, ठीक है। चलिए रख दीजिए मान। लिमिट सर्कल है तो पूरा कोण 0 से लेकर 2 पाई तक घूमेगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। y का मान a साइन फाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस जेड स्क्वायर 0 हो चुका, x की जगह आ जाएगा a प्लस a कॉस फाई का होल स्क्वायर, dx का मान माइनस a साइन फाई डी फाई माइनस a साइन फाई डी फाई प्लस ये हो चुका, इस पे आ जाइए, जेड स्क्वायर 0 है, एक्स स्क्वायर आपका a प्लस a कॉस फाई, y कितना है भैया, y है आपका a साइन फाई डी वाई a कॉस फाई डी फाई, a कॉस फाई डी फाई 0 से 2 फाई, ठीक है। सारे मान रख दिए अब अपने। अब थोड़ा बहुत समाकलन वाला जो काम है वो निपटा लीजिए, देखिए क्या क्या आता है। पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, यहाँ से देखिए a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा, ये a रहा, तो ये आपका सारा मिला के माइनस का a क्यूब जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का a क्यूब बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा -1 माइनस कोस स्क्वायर फाई माइनस 2 कोस फाई, बाहर है साइन फाई, और डी फाई हम एक साथ बाहर ही लिखेंगे सबसे, प्लस यहाँ पे भी आपका a क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा जो है 1 प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 कोस फाई और माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इससे बाहर खड़ा है कॉस फाई, और सबके बाहर डी फाई कॉमन निकाल लिया, डी फाई सबसे बाहर रख दिया, a क्यूब भी कॉमन है, a क्यूब भी बाहर निकाल लीजिए, और समाकलन से बाहर निकाल दीजिए a क्यूब, तो क्योंकि नियतांक है 0 से 2 पाई, और ये हो गया, ब्रैकेट खोलिए, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब फाई माइनस साइन फाई कोस स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन फाई कॉस फाई प्लस कॉस क्यूब फाई 2 कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, और ये डी फाई,
अब ये सारा समाकलन हमें करना है, काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो तैयार बैठा है करने के लिए। कुछ जुड़ घटने वाला कुछ है क्या इसमें? नहीं, कुछ नहीं लग रहा है कि सारा का सारा ये समाकलन हमें करना ही पड़ेगा। तो अब ये जो समाकलन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी लंबा चौड़ा भी है। तो चलिए बैक टू बैक स्टार्ट करते हैं इसको, और एक एक चीज़ को, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 पद है इसके अंदर, तो बड़ा ही लंबा जाने वाला है। तो मान लीजिए ये आई है, इसको स्टार्ट करिए, इसको आई मानिए। कुछ गुणधर्मों की मदद लेंगे, वो थोड़ा सा इजी करेंगे। हमारा गुणधर्म था, याद है समाकलन का, कि हम यहाँ जो फाई है, फाई की जगह हटाकर 2 पाई माइनस फाई रख देंगे, तब भी समाकलन नहीं बदलता। तो ये फाई हटाया और फाई की जगह हमने रख दिया 2 पाई माइनस फाई। याद है समाकलन के गुणधर्म से, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा गुणधर्म है ये? याद दिलाता हूँ। गुणधर्म ये कहता है कि अगर a से b तक आपका फंक्शन f(x) है, dx है, उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो आप x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़कर x को घटाकर x की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तब भी आपका इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा जो कि पहले था। ठीक है, तो ये सब करने के बाद मेरा आई ही आएगा a³। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा देखिए भी बताता हूँ। 0 से 2 पाई, अब 2 पाई माइनस फाई आएगा, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस फाई आएगा, साइन क्यूब 2 पाई माइनस फाई। अब 2 पाई माइनस फाई जो था, साइन जो होता है वो 2 पाई माइनस फाई हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है 2 पाई माइनस फाई, देखिए 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो माइनस का होता है, तो ये माइनस का आ गया, तो माइनस का साइन क्यूब फाई। जो चेंज वाले रूल है वो लगा रहा हूँ। साइन यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस, बदलेंगे नहीं क्योंकि 2 पाई है तो 2 पाई में वो वही रहता है जो है, और यहाँ पे भी यही हो जाएगा। कॉस पे कॉस 2 पाई माइनस फाई, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो कॉस का ही होता है, तो कॉस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, खाली साइन पे फर्क पड़ना है, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन पे भी खाली माइनस आएगा, बाकी रहेगा तो साइन का साइन ही और कॉस का कॉस ही। यहाँ पे रखेंगे माइनस माइनस प्लस 2 साइन फाई कॉस फाई, ये रख दिया। फिर यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस फाई खाली कॉस फाई है, और कॉस फाई तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद का ही होता है, इसलिए कॉस फाई का तो कॉस फाई आ जाएगा। यहाँ कॉस क्यूब फाई है, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। और आगे चलें तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह आएगा लेकिन स्क्वायर होके माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये बंदा भी सुरक्षित रह गया। ये लीजिए, ये सब हमारे आए, ठीक है, ये सब आगे। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ प्लस माइनस का अंतर आए हैं वो तो कट जाएंगे, और जो सेम रह गए हैं वो जुड़ जाएंगे, जैसे कि हम 12th में करते थे, 2 बार, एक बार रूल लगा के एक बार रूल बिना लगाए, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, आई और आई आ गया 2i, और देखिए काफ़ी कुछ कट गया है, a³ कॉमन आ गया, समाकलन 0 से लेकर 2 पाई तक। कुछ जो माइनस प्लस वाले कटे हैं उन्हें काटिए, देखिए कौन कौन से कटे हैं, ये देखिए, ये रहा और ये रहा, ये रहा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, बस यहाँ तक ही कटेंगे, अब कुछ नहीं कटेगा। कॉस फाई 2 कॉस फाई 2 कॉस क्यूब फाई, एक और एक 2, ये भी बाकी सारे जुड़े हैं लगभग। कॉस स्क्वायर फाई 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर फाई, ये माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई, एक और एक 2, सबके 2 एक साथ ही बाहर लिख लीजिए कॉमन ही, ये 2 आपका बाहर। कॉस फाई कॉस क्यूब फाई प्लस 2 कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई, इनका इंटीग्रेशन करना बाकी है। इसमें से भी कुछ तो बड़े आराम से इंटीग्रेशन करवा लेंगे, कुछ अभी भी परेशान करेंगे। जो पहले इजी से इंटीग्रेशन करवा सकते हैं उनका कर लीजिए, पहले फेज़ उनकी ले लीजिए जो आराम से बड़ी खुशी खुशी इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, जैसे ये है, ये बड़ा खुशी खुशी करवा लेगा। साइन फाई का हो गया, कॉस फाई का हो गया साइन फाई, 0 से लेकर 2 पाई तक हो गया। चलिए तू तो बाहर चल, तेरा तो हो गया। अब इस कोस स्क्वायर कोस क्यूब का करना है, कोस क्यूब को हमें 2 भागों में लिखना होगा, कोस स्क्वायर फाई इंटू कोस फाई, इस तरीके से 2 भागों में लिखना होगा। ये भी इंटीग्रेशन आराम से नहीं करवाएगा, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को लिखना पड़ता है 1 प्लस कोस 2 फाई, डबल कोण वाले फॉर्मूले में 1 प्लस कोस 2 फाई बटा 2 में, इसका भी हो जाएगा। 2 मिनट वेट रखिए, साइन स्क्वायर फाई कोस फाई ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ 2 पाई रखेंगे 0 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ये 0 0 माइनस 0,
बात ही खत्म। इसका इंटीग्रेशन अभी और टाइम लेगा। कोस स्क्वायर को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस फाई और डी फाई। यहाँ 2 से 2 आप कट कर दीजिए, यहाँ पे भी समाकलन हो जाएगा आराम से। एक का हो गया फाई, कॉस 2 फाई का साइन 2 फाई बटा 2 लिमिट 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई। अब देखने में ये सवाल कहीं नहीं लगता कि ये स्टोक प्रमेय का क्वेश्चन, लगता है समाकलन का क्वेश्चन है। खूब सारा समाकलन भर दिया। अब जो बचे हुए समाकलन में उनमें माना साइन फाई बराबर टी, साइन फाई का अवकलन हो जाएगा कॉस फाई डी फाई और डी टी। आई बराबर ए क्यूब जो कि बाहर है, यहाँ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी। लिमिट हम बाद में रखेंगे, लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, लिमिट हम पहले समाकलन करके वापस टी का मान में रख दूंगा। ईमानदारी से जो रखा है बाद में रख दूंगा। यहाँ 2 पाई ये रखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 4 पाई आ जाएगा। साइन 4 पाई का मान 0 होता है, 0 रखेंगे तो 0 0 तो खाली 2 पाई आ जाएगा। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा, ये साइन 4 पाई आ जाएगा, साइन 4 पाई का मान 0, फिर 0 रखने पर 0 प्लस 0 माइनस यहाँ पे भी साइन फाई टी आ जाएगा तो टी स्क्वायर ये डी टी। अब इनका समाकलन कर दीजिए, वापस टी का मान रख के फिर लिमिट लगा दीजिएगा। टी माइनस टी क्यूब बटा 2 बटा 3, टी माइनस टी क्यूब बटा 3, इसका 2 पाई हो गया, इसका हो गया टी क्यूब बटा 3। अब टी का मान रखिए, टी का मान था हमारा साइन फाई और फिर लिमिट लगा दीजिए, साइन फाई और लिमिट 0 से 2 पाई माइनस 1/3 साइन फाई की क्यूब, 1/3 साइन फाई की क्यूब, साइन फाई की होल क्यूब यहाँ लिख देता हूँ और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक। आई बराबर ए क्यूब, 2 पाई रखने पर 0, 0 रखने पर 0, तो क्या 0 माइनस 0 माइनस 1/3 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मान 0, 0 की पावर 3 0, 0 माइनस 0 प्लस 2 पाई माइनस 1/3, यहाँ पे भी 0 माइनस 0। तो ये सारा का सारा समाकलन लगभग 0 ही रहा है, सिर्फ एक समाकलन को छोड़ के। सिर्फ एक समाकलन जो था वो सार्थक था, बाकी सब 0 थे। तो ये आंसर आ गया आई बराबर 2 पाई ए क्यूब। ये देखिए सारे समाकलन करते हैं, सिर्फ जो बचा है वो एक कोस स्क्वायर वाला जो समाकलन है वो बचा है, बाकी सब 0 है। ये जो 2 कोस स्क्वायर वाला समाकलन था ये जो था इसका मान आया, बाकी सारे समाकलन जो है वो 0 है। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा सही है। एक एफ हमें दिया गया, सदिश क्षेत्र एफ बराबर है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप एक्स प्लस जेड के कैप। ये आपका एफ हो गया, ठीक है। और जो बाउंड्री दी गई है वो एक ट्रायंगल की बाउंड्री है, त्रिभुज की परिसीमा है। जिस त्रिभुज की जो शीर्ष है वो ये है, 4 शीर्ष 3 निर्देशांक है और त्रिविमीय निर्देशांक है 0 0 0 1 0 0 और 1 1 0। ये जो त्रिभुज बनेगा इन तीनों शीर्षों से, उस त्रिभुज के ऊपर हमें उस बाउंड्री के ऊपर, ये बाउंड्री है सी, इस त्रिभुज की जो बाउंड्री है, जो भुजाएं हैं, उस भुजाओं पे अगर चलोगे आप तो उस पे हमें लाइन इंटीग्रल जो है, रेखा समाकलन जो है एफ डॉट डी आर, वो पता करके बताना है कि वो कितना होगा, ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि अगर आप इसमें देखें तो इसमें सब में z के मान 0 है। देख लीजिए z के मान 0 है। हाँ x का मान यहाँ 0 है लेकिन यहाँ है, y का मान यहाँ 0 है, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ है। इसका मतलब पूरे तरीके से x का मान पूरे बिंदु पे, तीनों बिंदु पे x का मान 0 नहीं है, तीनों ही बिंदु पे y का मान 0 है, लेकिन तीनों ही बिंदु पे z का मान 0 है। z का मान 0 होने का मतलब है कि ये xy तल पर है। ये जो त्रिभुज बनेगा ये xy तल पर बनेगा, ठीक है, क्योंकि z का मान 0 तो xy तल पे होता है, तो त्रिभुज आपका xy तल पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो xy तल पे है तो पहला बिंदु है 0 0 0 यानी मूल बिंदु। एक बिंदु ये हो गया आपका 0 0 0 0 0 0, इसको आप O पॉइंट नाम दे दीजिए। फिर है अगला है 1 0 0, y का मान 0, z का मान 0, केवल x का मान 1 है। तो x का मान 1 है यानी x पे होगा खाली, क्योंकि बाकी दोनों 0 है। तो x पे ही ऐसा होता है, x पे ही ऐसा होता है कि खाली x का मान होता है, बाकी सब 0 होते हैं। फिर x 1 है y 1 है, इस बिंदु पे लिए x 1 y 1, तो x 1 ले लीजिए और y 1 ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ आ गया, x का मान 1, y का मान 1 और ये 0। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं B। अब ये जो ट्रायंगल बना है हमारा,
इसकी बाउंड्री पर हमें इंटीग्रेशन पूरा करना है। ठीक है, तो हम ओ से ए जाना होगा पहले, फिर ए से, देखिए एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं आप, तो ए से ओ से ए जाना होगा, फिर ए से बी जाना होगा और फिर बी से वापस आपको ओ जाना होगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी बाउंड्री का जो इंटीग्रेशन है वो पूरा होगा। यानी आपका जो रेखा समाज, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है बेटा चक्र, पूरा चक्र। आपकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे आपको पूरा एक राउंड पूरा करके आना है, वापस वहीं आना है। तो पहले आप ओ से ए जाएंगे, आपका रेखा समाकलन ओ से ए पर होगा। फिर जब ओ से ए कंप्लीट हो जाएंगे, अब आप ए पे पहुंच गए, फिर आप ए से बी पे जाएंगे। ठीक है, उस पर रेखा समाकलन करेंगे। फिर उसके बाद में आप बी से ओ जाएंगे, इस पर रेखा समाकलन करेंगे। अब देख लीजिए वापस ओ पे आ गए आप, ओ से स्टार्ट हुए थे ओ पे आ गए। अब आप सोच रहे होंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने सारा समाकलन एक साथ किया था, इस बार आपने 3 टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं? पिछली बार याद कीजिए वृत्त था, वृत्त जो होता है उसकी एक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन होगी, इस लाइन की अलग इक्वेशन होगी यानी इसके नियम अलग होंगे, इस लाइन की अलग इक्वेशन होगी यानी इसके नियम अलग होंगे, इस लाइन की, क्योंकि क्या तीनों लाइन की इक्वेशन एक हो सकती है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। अब 3 लाइन है तो 3 अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन तो अलग अलग इंटीग्रेशन। इस वजह से वृत्त में क्या कई टुकड़े हैं? नहीं, एक ही टुकड़ा है, पूरा वृत्त एक ही होता है, एक ही समीकरण होता है। तो इसलिए अगर हम देखिए, हम नहीं जानते कि मोड़ वोड़, हम जानते हैं समीकरण। अगर एक समीकरण सबका है तो एक से काम चल जाएगा, तो हमारा भी काम चल जाएगा। हमें कोई 2-3 समाकलन करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि 3 टुकड़ों में समाकलन करें, लेकिन हमारा क्वेश्चन है समीकरण। क्या इसका समीकरण इसके काम आ सकता है? नहीं। इसका इसके काम आ सकता है? नहीं। तो घर में अगर 3 बच्चे हैं, 3 अलग अलग उम्र के हैं, तो कपड़े 3 लाने ही पड़ेंगे, वरना कौन खरीदना चाहता है? वरना एक से काम चल जाए तो अच्छी बात है, 2 से काम चल जाए और अच्छी बात है। तो क्वेश्चन भी यहाँ पे वैसे ही बन रहा है कि जब हमारा भी मजबूरी है कि करें क्या, एक समीकरण से काम नहीं चल सकता, इसका समीकरण अलग है। अब इसका समीकरण है क्या? ये एक्स एक्स पे होने की वजह से इसका समीकरण हुआ वाई बराबर 0, क्योंकि पूरे एक्स एक्स पे वाई का मान 0 होता है। जैसे हम इस पे आएंगे, इसका समीकरण क्या होगा? इस पे देखिए, इस पे जो आपका एक्स का मान है वो लगातार 1 है, क्योंकि एक्स का मान यहाँ भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, तो पूरी लाइन पे एक्स का मान 1 रहा है, तो इसका समीकरण हो गया एक्स बराबर 1। अब आप इसकी, ये 45 डिग्री वाली लाइन है, इसका समीकरण हो गया वाई बराबर एक्स। अगर नहीं है तो आप निकाल लीजिए समीकरण, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। और जो मैं तरीका भी आप बता रहा हूँ, ये तरीका आप तीनों पे लगा सकते हैं, ओ से ए पे भी, ए से बी पे भी और बी से ओ पे भी। तो समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। आपका पहला किनारा x1 y1 होगा, दूसरा किनारा x2 y2 होगा। अगर आपको ये विशेषताएं नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण में मान रखिए, निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, यहाँ मान रखिए, सॉल्व करिए। फिर इसके लिए निकालना है तो ये x1 y1, ये x2 y2। फिर इसके लिए निकालना है तो एक को x1, इसको मान लीजिए ये x1 y1, ये x2 y2। जैसे मान लीजिए मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, y माइनस y1, y1 1 है बराबर y2 y2 0 है बट्टा 1, 0 माइनस x1 1, x माइनस x1। ये लीजिए y माइनस y1, माइनस माइनस कट जाएंगे, x माइनस 1 आ गया, 1 से 1 कट कर देंगे, y बराबर x आ गया। ठीक है ना? तो अब आपके पास तीनों रेखाओं के समीकरण है, तो एक एक करके समाकलन करिए। पहले f डॉट डी आर निकाल लीजिए, ये रहा f डॉट डी आर। पहले ओ ए पे समाकलन, ओ ए के अनुदिश, ओ ए के अनुदिश। ओ ए पे क्या क्या खासियत है? ओ ए पे y का मान 0 है, सिर्फ y का मान 0 नहीं है, पूरी लाइन के ऊपर y में कोई परिवर्तन नहीं होता, y कंटिन्यू 0 है, यानी y में परिवर्तन 0 है, y में परिवर्तन 0 है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप ओ ए पे समाकलन कर रहे हैं, y 0 है ही, z ऑलरेडी 0 है ही, क्योंकि z का मान तो 0 है, तो z 0 है तो dz भी 0 है। z एक्स वाई तल पे है ना, तो z का मान तो कम्प्लीटली 0 है, पूरे तल पे z में कोई परिवर्तन नहीं है, z 0 है। तो f डॉट डी आर, तो आपका जो f है उसके साथ आप डी आर की डॉट गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स प्लस जेड। ये हमने f डॉट डी आर कर लिया, f को डॉट गुणा कर दिया डी आर से, f डॉट डी आर निकाल लिया। ठीक है, अब जो मान आपके पास है वो रख दीजिए।
y का मान 0 है वो रख दीजिए, जो है पहले वो रख दीजिए, जो नहीं है उसके लिए तो फिर क्या करें, वेट करना पड़ेगा। y बराबर 0 तो ये खत्म, dy बराबर 0 तो ये खत्म, dz बराबर 0 तो ये खत्म। भाई बहुत ही बढ़िया, OA पे तो समाकलन 0 आ गया, I1 आपका 0 आ गया। 0 से किसको ऐतराज है, बढ़िया। चलिए OA पे आ गए, अब अगले चलते हैं, AB पे चलते हैं। AB के अनुदिश, जो AB रेखा है उसके अनुदिश चलिए। AB रेखा पे क्या खासियत है, AB रेखा पे x का मान 1 है, पूरी लाइन पे x का मान 1 है, यानी पूरी लाइन पे x का मान चेंज ही नहीं होता है। x का मान चेंज नहीं होता तो dx बराबर 0 है। और ये बात तो याद रखिएगा, z बराबर 0 है, dz बराबर 0 है, क्योंकि ये तो पूरे समतल पे है, पूरा समतल ही xy समतल है, पूरा समतल बेटा xy समतल है ये। तो xy समतल होने का मतलब पूरे समतल पे z 0 है और z 0 है, इसका मतलब z में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे भी 0 वहाँ पे भी 0, तो अंतर जो होगा वो 0। तो ये मान हो गया, ये रखिए f डॉट डी आर में वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स प्लस जेड डी जेड का मान 0, डी जेड का मान 0, ये काम तो खत्म। डी एक्स 0 तो ये खत्म, x का मान 1, यहाँ x का मान 1 रख दीजिए, कुछ तो खत्म होगा, जितना खत्म होता है उतना ही बढ़िया है। y का मान 0 रखने की वजह से ये dx का मान 0 रखते ये 0 हो गया, और dy नहीं है अभी, x का मान तो है हमारे पास, है तो कोई बात नहीं, x तो रखिए, एक्स स्क्वायर डी वाई ये बच गया। फिर यहाँ x dz 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। अब सिर्फ हमारे पास बचा dy, मतलब y के सापेक्ष समाकलन करेगा, तो y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 0 से लेकर 1 तक, y की लिमिट देखिए 0 से लेकर 1 तक, y की लिमिट 0 से लेकर 1 तक, dy का समाकलन आ गया y 0 से लेकर 1 तक, तो ये हो गया 1 माइनस 0 बराबर 1, ये आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका I2 सेकंड इंटीग्रेशन, ये आपका AB पे आ गया। अब आप आ जाते हैं BO पर, BO के अनुदिश। BO का समीकरण है y बराबर x, एक तो ये है, इसका समीकरण जो है वह है y बराबर x, इसलिए दोनों साइड अवकलन करूँगा तो dy बराबर आ जाएगा dx। समाकलन करते हैं, y स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स प्लस जेड, जेड और डी जेड तो 0 है, डी जेड 0 जेड 0। इस बार आपके पास वैसा कुछ ऑप्शन है नहीं, ये एक्स वाई 0 है, कोई बात नहीं, जैसा सवाल वैसे मान, तो सारे सवाल को x में बदल लेते हैं, जहाँ y है y की जगह x लिख देते हैं, dy की जगह dx लिख देते हैं, तो पूरा सवाल x में कन्वर्ट हो जाएगा। y की जगह x आ गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह x ही रहने दीजिए, dy की जगह dx रख दीजिए, तो ये 2 एक्स स्क्वायर डी हो गया, 2 बाहर ले लीजिए, x की लिमिट लगा दीजिए। तो देखिए आप जब b से o पे आ रहे हैं तो x का मान क्या क्या हो रहा है, x का मान 1 से लेके लास्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो x का मान 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेके 0 तक, 0 से 1 मत लिख दीजिएगा, डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में रहिए। b से o आ रहे हैं तो b से o, तो b पे जो x का मान है वो पहले, जो o पे x का मान है वो बाद में। तो यहाँ इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 0 से 1, तो ये हो गया 1 बाई 3 माइनस 0, ये 1 से 0 है, सॉरी 0 रखने पर ये 0 आ गया, 1 रखने पर 1 बाई 3 आ गया, तो ये माइनस का 2 बाई 3 आ गया। अब आपका I1 I2 I3 तीनों आपके पास अवेलेबल है, ये आपका I3 हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए ताकि टोटल समाकलन आ जाए, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कितना था आपका, I1 0 था, I2 आपका 1 था, I3 आपका माइनस का 2/3 था, 0 प्लस 1 माइनस 2/3, तो ये आपके पास आ गया 1/3, ये आपका आंसर हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बार रुक जाइए, इस क्वेश्चन पे ये क्लियर है, यहाँ पे मैं आपको इसको राइट हैंड साइड जो है वो भी निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे निकलेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ मान पूछता है कि समाकलन f डॉट डी आर का मान निकालिए, कई बार कहता है स्ट्रोक पर में लगाइए। अब एक बात बताइए, इसमें स्ट्रोक पर में लगी कहाँ, इसमें स्ट्रोक पर में कहाँ लगी, आपने f डॉट डी आर पूछा, f डॉट डी आर निकाल दिया, स्ट्रोक पर में तो नहीं लगी। स्ट्रोक पर में अगर आपने लगाई होती तो कहीं दिखती, कहाँ लगाई आपने स्ट्रोक पर में, इसमें स्ट्रोक पर में कहाँ है, तो आप कहेंगे सर कहीं नहीं है, तो f डॉट डी आर का मतलब स्ट्रोक पर में से थोड़ी है, f डॉट डी आर तो रेखा समाकलन कहलाता है, रेखा समाकलन तो कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ स्ट्रोक पर में कहाँ है, तो जवाब है यहाँ स्ट्रोक पर में नहीं लगाई आपने। स्ट्रोक पर में क्या कहते हैं कि ये समाकलन बराबर ये समाकलन है, और फिर आप ये वाला ना निकाल के वो वाला निकालते हैं, तो हाँ भाई स्ट्रोक पर में लगाइए, क्योंकि वो क्यों निकाला,
और वो जो है, जो वो दूसरा वाला निकाला है वो पहले वाले के बराबर कैसे हुआ, तो आप कहेंगे स्टॉक प्रमेय से। इसका मतलब आपने स्टॉक प्रमेय काम में ली है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने स्टॉक प्रमेय काम में नहीं ली है। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि स्टॉक प्रमेय की सहायता से सॉल्व कीजिए, तो आप एफ डॉट डी आर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आपने एफ डॉट डी आर निकाला तो वो स्टॉक प्रमेय आपने यूज़ ही नहीं की, आपने तो एफ डॉट डी आर निकाला है। रिपीट कर रहा हूँ, एफ डॉट डी आर। देखिए क्वेश्चन ये पूछा कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एफ डॉट डी आर का मान निकालिए स्टॉक प्रमेय की सहायता से, इसका मतलब ये मान नहीं निकालना है। स्टॉक प्रमेय जो कहती है कि ये मान बराबर है पृष्ठीय समाकलन के, तो वो पृष्ठीय समाकलन वो निकालिए ताकि स्टॉक प्रमेय का उपयोग हो सके। रिपीट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बातों को, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने एफ डॉट डी आर था, मैंने एफ डॉट डी आर निकाल दिया। मुझे बताइए कि यहाँ स्टॉक प्रमेय कहाँ लगाई मैंने, इस क्वेश्चन में स्टॉक प्रमेय कहाँ लगाई, तो आप कहेंगे ये समाकलन, तो रेखा समाकलन है। ये तो मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी किया हुआ रेखा समाकलन, तो रेखा समाकलन है। इसका स्टॉक प्रमेय से क्या लेना देना, सी बात है, इसका रेखा समाकलन से क्या लेना देना है। तो ये स्टॉक प्रमेय से यहाँ तो है ही नहीं, कहाँ लिखा मैंने कि स्टॉक प्रमेय के उपयोग से, तो नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन में स्टॉक प्रमेय का उपयोग करना है, तो ध्यान दीजिए, अपने को कहा जाए तो आपको स्टॉक प्रमेय का उपयोग करके दिखाना है। कैसे करके दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपसे एफ डॉट डी आर पूछ रहा है तो आप ये ना निकाल के ये जो पृष्ठीय समाकलन वाला था डेल क्रॉस एफ, ये निकालेंगे, डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, ये आप निकालेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और ये बराबर कौन कहता है, स्टॉक प्रमेय, तो हो गया ना स्टॉक प्रमेय का यूज़। अगर आपसे ये पूछा जाए और आप ये निकाल रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं ये बराबर है, तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि स्टॉक प्रमेय, तो ये आपका स्टॉक प्रमेय का फ़ायदा मिल जाएगा। तो समझ गए बात। अगर रिपीट कर रहा हूँ, अगर पूछा जाए कि स्टॉक प्रमेय की सहायता से सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व करवा रहा है तो ये निकालिए, ये सॉल्व करवा रहा है तो ये निकालिए, क्योंकि अगर आपने ये सीधा ये जो पूछा जाए यही निकाल दिया तो स्टॉक प्रमेय कहाँ लगी, और ये पूछा जाए यही निकाल दिया तो स्टॉक प्रमेय कहाँ लगी। तो स्टॉक प्रमेय लगेगी कब, जब आपसे ये पूछा जाए और आप कहेंगे कि ये दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि स्टॉक प्रमेय कहती है, इसका मतलब स्टॉक प्रमेय आपने काम में ले ली, फिर आपने इससे मान निकाल दिया, ये वाला मान बराबर है, तो वो मान वो भी आ गया जो आपसे पूछा गया। तो इस तरीके से आपको कहते हैं। अगर क्वेश्चन में यही कोई वर्णन नहीं है कि बिना स्टॉक प्रमेय सिर्फ मान निकालिए, तो फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सीधा मान पूछे, सिर्फ ये पूछे कि मान निकाले, कोई स्टॉक प्रमेय का जिक्र नहीं है कि स्टॉक प्रमेय या कर लगाइए मत लगाइए, तब तो आप जो ये है वो निकाल लीजिए, बात खत्म। लेकिन पूछा जाए कि स्टॉक प्रमेय की सहायता से करिए, तो फिर तो आपको सहायता तो लेनी पड़ेगी। कह रहा है बंदा सहायता लो, तो सहायता तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्लियर समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए मैं आपको ये वाला मान भी निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकलता है। कई बार ये मान भी आसान हो जाता है। अभी आप दिखाऊंगा मैं आपको, ये वाला मान जो है इस वाले मान से रेखा समाकलन से ज़्यादा आसान होने वाला है। देखिए अभी आपको, चलिए समझाता हूँ। तो इसके लिए हमें जो अगर ये लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक तो अभिलंब चाहिए, एक कर्ल चाहिए। तो सबसे पहले तो कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल वाला जो काम है उसको निपटाते हैं। डेल क्रॉस एफ आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। और आपका एफ कहाँ है, एफ को लाइए, एफ पे चलिए। एफ कहाँ है भैया, एफ कहाँ हो, एफ भाई साहब कहाँ हो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो ये करने पर हो जाएगा आई, इसको करूँगा वाई के साथ तो वाई है ही नहीं इसमें, ज़ीरो। जेड के साथ करूँगा, देखिए वाई है ही नहीं, जेड के साथ करूँगा तो ये भी ज़ीरो, ये जीरो हो गया, माइनस जे कैप, ये हो गया माइनस एक्स का मान एक, जेड का मान जीरो, और जेड के साथ करूँगा तो ये जीरो प्लस के कैप, और ये 2x माइनस 2y, ठीक है। ये आ गया जीरो आई माइनस माइनस प्लस जे कैप, दो कॉमन x माइनस वाई की कैप। चलिए यहाँ तक आपका काम पूरा। ये तो आपके पास कर्ल आ गया। तो एक इंग्रेडिएंट हमें चाहिए था, वो तो हमने इकट्ठा कर लिया। दूसरा इंग्रेडिएंट होता है अभिलंब, एन कैप। एन कैप क्या है, जो पृष्ठ है जो हमें दिया है त्रिभुज, इस त्रिभुज पे लंब चाहिए। अब बेटा त्रिभुज किस पे है, देखिए ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, सुन रहे हैं आप, हेलो, क्या आप जाग रहे, ठीक है। देखिए ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये किस तल पे है, एक्स वाई तल पे। एक्स वाई तल का अभिलंब किस दिशा में जाता है, एक्स वाई तल पे। जमीन है, फर्श है, फर्श का अभिलंब ऊंचाई, ऊंचाई तो होगा, पूरा फर्श है, फर्श का अभिलंब, ये मेरा हाथ है, ये हथेली देखिए,
इस हथेली का अभिलंब, अगर मेरी हथेली एक्स वाई है तो अभिलंब जेड की दिशा में जाएगा, मतलब के कैप होगा। बात आई के कैप, एन कैप बराबर के कैप, क्योंकि मेरा त्रिभुज जो सी जो है, सी एक्स वाई तल पर है, इसलिए अभिलंब की दिशा में जाएगा, तो एन कैप बराबर के कैप हो जाएगा। ये लीजिए दूसरा काम भी तैयार। डेल क्रॉस एफ को एन कैप के साथ डॉट बना कर लीजिए। समझ रहे बात को? ये अभिलंब वाला अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आप सोचिए, कल्पना कीजिए फर्श है, फर्श पे एक पेन को खड़ा कीजिए। फर्श है, फर्श के ऊपर पेन को खड़ा कीजिए। पेन अभिलंब होगा नहीं होगा? फर्श आपका एक्स वाई है, पेन आपका खड़ा है मतलब जेड की दिशा में, तो अभिलंब क्या हुआ? के कैप। बस यही बात मैं समझाना चाहता था। तो नहीं भी दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, के कैप से रॉड गुणा करेंगे तो ये सब खत्म, क्योंकि के कैप पूरा लिखेंगे तो ये ऐसे होगा 0 आई। आप कहेंगे सर जी और के तो दिख नहीं रहे। नहीं दिख रहे इसका मतलब 0 है बेटा। मैथ में हम छोटा ही लिखते हैं, जीरो को क्यों लिखे? ठीक है, जैसे 2 है, 2 को अगर हम 2.000 कितनी बारी जीरो लिख लो तो 2 ही रहेगा, तो हम नहीं लिखते फालतू की बातें, हम समझदार लोग हैं। तो ये किया, ये आ गया 2x - y। ये लीजिए, ये काम भी पूरा हो गया। डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप आ गया। अब ds का मान और चाहिए। ds जो है वो एक्स वाई तल पर है, तो dx dy होगा। बात खत्म। डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप ds, 2 बाहर, x - y और ds i। अब ds का काम करते हैं। ds आपकी जो आकृति है वो एक्स वाई तल पर है, एक्स वाई तल पर है, मतलब x और y दो है, तो ds क्या हुआ? dx dy। और जो हम समाकलन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अब हम बाउंड्री पे समाकलन नहीं कर रहे हैं, हम अंदर समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पे हम अंदर जो क्षेत्रफल है उस पर समाकलन कर रहे हैं। तो कोई भी एक टुकड़ा मैं अगर काटूँ इसमें से, तो आप देखेंगे ये वो जो टुकड़ा है, कोई भी एक टुकड़ा अगर मैं एक स्ट्रिप काटूँ तो वो स्ट्रिप यहाँ से शुरू होती है, मतलब y बराबर 0 से शुरू होगी और y बराबर x तक जाएगी। और ऐसी स्ट्रिप कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ से शुरू होती होती लास्ट यहाँ तक जाएगी, यानी x बराबर 0 से स्टार्ट होंगी और x बराबर 1 तक जाएंगी। तो ये आपकी लिमिट हो जाएंगी। तो ds हो जाएगा dx dy, मतलब 2 समाकलन, 2 आपका बाहर, x - y dx dy। पहले y की लिमिट लगा दीजिए। y की लिमिट मैंने बताई थी, y बराबर 0 से लेकर y बराबर कहाँ तक जा रही है? x तक। और x की लिमिट कहाँ तक जा रही है? 0 से लेकर, कर दीजिए समाकलन पूरा। 2 x वाला बाद में करेंगे, पहले y वाला निपटा रहा हूँ, ठीक है। x dy का y बराबर 0 से x तक, y²/2 0 से x तक रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका x - 0, ये हो गया आपका x²/2 - 0। ये लीजिए x² हो गया, ये x²/2 हो गया, तो x²/2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, सारा मिला के आपका x² आ जाएगा। x बराबर 0 से लेकर 1 तक, ये आया आपका x² एंड dx। सही है, x² में से x²/2 हो गया, क्या बचा? x²/2, 2 से 2 कट गया, x² आ गया। इसका आ गया आपका x³/3। लिमिट 0 से लेकर 1 तक, पहले 1 रखेंगे तो 1 से ही आएगा, 0 रखते हैं 0 आएगा, तो 1/3 आ गया। पहले कितना आया था? 1/3। अरे बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आना ही है। स्ट्रोक पर में गलत थोड़ी है, बाकायदा प्रूफ है, सब कुछ दिया गया है, देख लीजिए। अगर गलत है तो प्रूफ ही गलत होगा, फिर तो प्रूफ में गलती बता दीजिए। सवालों में गलती क्यों ढूंढ रहे हैं? प्रूफ में गलती ढूंढ दीजिए। अगर प्रूफ सही है इसका मतलब वो फिर हर सवाल के लिए सही है, सवाल से फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो आपको एक शिक्षा दी है वो पकड़ के रखिए। अगर कहे कि स्ट्रोक पर में या गॉस पर में, जो भी परमे का नाम आए वो पूछे, तो इसका मतलब है जो पूछा जाए उसका जो बराबर वाला हिस्सा है वो आपको निकालना है। क्योंकि अगर आपने वही निकाल लिया जो पूछा गया है, तब तो फिर उस परमे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। फिर तो बेटा उस परमे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। और वो कह रहा है, बाकायदा खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, जो देता है वही निकाल के आ जाते हैं और फिर बाहर आके कहते हैं सर ये तो हमने तो वही मान निकाल दिया, हमने तो सही किया। सही नहीं किया, गलत किया। जब वो कह रहा है स्ट्रोक पर में लगाइए और आप जो पूछ रहा वही निकाल के आ गए। समझ रहे? तो ये क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो गलती है ये आपको बचाया जाए। अगर नहीं लिखा हुआ है, कोई जिक्र नहीं है, तब तो आप जो f.dr पूछा गया तो f.dr निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहता है, बाकायदा कह रहा है, जब बच्चा कह रहा है तो यार अब कह ही दिया बंदे ने तो मान रखो उसका। तो वो कह रहा है स्ट्रोक पर में लगाइए, तो फिर वो जो पूछ रहा है उसके जो बराबर वाला हिस्सा है परमेग में, वो वाला निकाल के स्ट्रोक परमेग का जो कह रहा है वो पालना कर दीजिए। बात खत्म। क्लियर हुआ? यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे।